हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को हमने एनिमेशन के थ्रू समझाया है और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का भी सेट रखा है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीडेशन की इसी प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं। चूंकि ये सारा प्रोसेस हमारे लंग्स के द्वारा होता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। दोस्तों, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है। मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत वे सभी ऑर्गन आते हैं जिससे होकर एयर का आदान प्रदान होता है। जैसे कि नोज, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं नासिका, नसल पैसेज, फेरिनेक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट बात करते हैं नसल पैसेज के बारे में। तो देखिए, नसल पैसेज के द्वारा ही एयर जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। नसल पैसेज में ही एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो प्रतिदिन 1/2 लीटर म्यूकस सिक्रीट करता है। दोस्तों, जो म्यूकस होता है वो धूलकण, बैक्टीरिया तथा जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको शरीर में इंटर करने से रोकता है। सेकंड समझते हैं फेरिनेक्स को। तो देखिए, फेरिनेक्स नसल पैसेज के ठीक नीचे होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। मतलब फेरिनेक्स एक ऐसा अकेला पोर्शन है जहां एयर तथा फूड दोनों आते हैं, और इसके बाद एयर तथा फूड का जो पाइप होता है वो अलग अलग हो जाता है। थर्ड बात करते हैं लैरिक्स, या जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो देखिए, लैरिक्स फेरिनेक्स तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। मतलब यह इन दोनों के बीच में होता है, जिसका मुख्य काम साउंड प्रोड्यूस करना होता है। लैरिक्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। जब इस वोकल कॉर्ड के ऊपर से एयर का तेज फ्लो होता है तब यह वाइब्रेट करने लगता है और इससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला, मतलब पत्ती जैसा एक वॉल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी कुछ निगलना होता है तो यह ट्रेकिया के द्वार को बंद कर देता है, जिससे कि फूड जो होता है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाता। फोर्थ, ट्रैकिया को समझते हैं। तो देखिए, ट्रैकिया लैरिक्स से आगे चलकर थोरासिक कैविटी में इंटर कर जाती है। थोरासिक कैविटी का मतलब होता है चेस्ट कैविटी में। चेस्ट का जो टोटल स्पेस होता है उसी को थोरासिक कैविटी कहते हैं। ट्रैकिया जैसे ही थोरासिक कैविटी में इंटर करता है, यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। राइट ब्रोंकाई 3 ब्रांचेस में डिवाइड होकर राइट साइड के लंग्स में इंटर कर जाता है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई केवल 2 ब्रांच में ही डिवाइड होकर लेफ्ट लंग्स में इंटर कर जाता है। दोस्तों, ट्रैकिया की जो कुल लंबाई है वो करीब करीब 10 से 11 सेंटीमीटर तक होता है। ट्रैकिया के वॉल पर 16 से 20 तक सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रैकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। नेक्स्ट ऑर्गन लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लंग्स को हिंदी में फेफड़ा बोला जाता है। लंग्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो रीब केज के अंदर थोरासिक कैविटी में सुरक्षित रहता है। दोस्तों, लंग्स हार्ट की दोनों तरफ एक पेयर में होता है। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स की कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट तथा राइट दोनों लंग्स एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों, दोनों लंग्स फिशर के द्वारा लोब्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ फिशर का मतलब क्या होता है? यहाँ फिशर्स एक डबल फोल्ड होता है जो लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है। जो हमारा राइट लंग्स होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। तथा जो लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर तथा इंफीरियर लोब्स। जैसे कि दोस्तों हमने बात किया था कि ट्रैकिया से जैसे ही एयर आगे बढ़ता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और यह ब्रोंकाई लेफ्ट तथा राइट लंग्स में इंटर कर जाता है। ये ब्रोंकाई लंग्स में जाकर स्मॉल डक्ट में बंट जाता है। राइट लंग्स के ब्रोंकाई 3 ब्रांच में डिवाइड होता है तथा जो लेफ्ट लंग के ब्रोंकाई होता है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
ये ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंत में ही एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थाइलिनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे एल्वियोलाई मतलब कूपिका कहते हैं। और इसी एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है तथा ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर सेल तक पहुंचता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए, एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg होता है, जिसके कारण एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वो निकलकर ब्लड वेसल में चला जाता है। वहीं एल्वियोलाई में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल में इसका जो वैल्यू होता है वो 45 mmHg होता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाता है और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाह्य श्वसन। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। और थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। तो चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होता है। एक, ऑक्सीजन का शरीर में अंदर आना जिन्हें इंस्पिरेशन कहते हैं, तथा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना जिन्हें एक्सपायरेशन कहते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हमारे शरीर में 78.09% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तथा जब हम सांस छोड़ते हैं या एक्सपायरेशन के समय हमारे शरीर से 78.09% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि नाइट्रोजन में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब नाइट्रोजन जितना अंदर जाता है उतना ही वो बाहर निकल आता है। दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग 400 मिलीलीटर वाटर प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब गैसों का शरीर में परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है, मतलब कैसे जो ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। चलिए उसके बारे में जरा हम समझते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पुनः वापस आने की जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले रेड पिगमेंट मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और सेल तक पहुंचता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही सेल तक पहुंचता है ये दोनों ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर कर जाता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन सेल से लंग्स तक 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन के द्वारा, इससे 10 से 23% तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड है प्लाज्मा के द्वारा। ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है और इसी रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थर्ड है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। यह ब्लड के जो पोटेशियम है या फिर सोडियम है उसके साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम थर्ड बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखिए,
फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, मतलब ग्लूकोज प्राप्त होता है जो ब्लड के हेल्प से सेल तक पहुंच जाता है, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, सेलुलर रेस्पिरेशन एक केटाबोलिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस या फिर अब्सेंस दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट होती है। दोस्तों, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और सेकंड एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज है जो साइटोप्लाज्म में होती है। ये एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है। इस प्रोसेस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रोसेस से जो ऊर्जा निकलती है उससे 4 एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी की करेंसी है। यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को कराने में खर्च हो जाती है, इसलिए फायदा केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल का ही हो पाता है। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की खोज एम्बेडेन, मेयरहॉक तथा पार्नास नामक 3 वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए रेस्पिरेशन के इस स्टेज को इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो आगे हम फर्स्ट समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन अनॉक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रोसेस में भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तथा बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है और बैक्टीरिया तथा ईस्ट की सेल में इथाइल अल्कोहल को बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन किण्वन कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दें कि फर्मेंटेशन के हेल्प से ही अल्कोहल, सिरका, दही आदि बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, बनता है। सेकंड हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन के बारे में। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें भोजन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के अंत में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस तथा सेकंड क्रेब साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, तो जैसे कि हमने पहले बात किया है कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही हमें मिल पाता है, बाकी का एटीपी जो एनर्जी है हमें क्रेब साइकिल के दौरान मिलता है, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। दोस्तों, हम सेकंड बात करते हैं क्रेब साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। यह यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरुविक एसिड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। दोस्तों, इस साइकिल का स्टडी सबसे पहले हैंस एडोल्फ क्रेब ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्रेब साइकिल के पूरे प्रोसेस में पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल टूटकर 18 एटीपी एनर्जी देता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को बनाता है। अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, प्लस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 एटीपी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमें 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। दोस्तों, रेस्पिरेशन प्रोसेस में भोजन के रूप में हमारा बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसके बाद फैट के साथ रेस्पिरेशन करता है। अगर फैट भी खत्म हो जाता है तो लास्ट में प्रोटीन के साथ रेस्पिरेशन करता है।
दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से जो क्वेश्चन आंसर का सेट है वो उसको हमने सेपरेट कर दिया है, मतलब उसका एक अलग वीडियो बना रखा है और उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि वो आसानी से आपको मिल जाए। और उसमें 15 साल के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें हमने शामिल किया है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको हमने उस क्वेश्चन आंसर में शामिल किया है। तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।